अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं शाहजेब खानजादा। पीटीआई की क़यादत इस्टेब्लिशमेंट से राब्तों के हवाले से कन्फ्यूजन का शिकार नजर आ रही है। 22 अगस्त का जलसा मनसूख करने पर पीटीआई क़यादत पर जिस बैकडोर राब्ते के इल्ज़ाम लग रहे थे, उन राब्तों की वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा अली गंडापुर ने खुद तस्दीक कर दी है और उन सब बातों को तस्लीम कर लिया है जो इमरान खान की बहन अलीमा खान कर रही थी। यानी जलसा मनसूख करने के लिए इस्टेब्लिशमेंट ने ही राब्ता किया। इस्टेब्लिशमेंट ने ही सुबह 7 बजे अडियाला जेल में बैरिस्टर गौहर खान और आजम सवाती की इमरान खान से मुलाकात करवाई, जबकि शुरू में खुद इमरान खान ने भी ये तासुर दिया था कि जलसा मनसूखी के लिए इस्टेब्लिशमेंट से राब्ता हुआ है, जिस पर जेल में मौजूद सहाफ़ियों के मुताबिक वो काफ़ी मुतमईन और खुश भी लग रहे थे। मगर फिर कल सूरत हाल एक दफ़ा फिर तब्दील हो गई। इमरान खान एक दफ़ा फिर फौजी क़यादत पर कड़ी तनकीद करते हुए नजर आए और ये भी कहा कि मेरा इस्टेब्लिशमेंट से कोई राब्ता नहीं है। इसके साथ साथ इमरान खान से मुलाकात के बाद शेर अफजल मरवत ने तो यहाँ तक कह दिया कि इमरान खान जलसा मनसूख करने के फैसले पर पछता रहे थे। यानी जिस फैसले पर 2 दिन पहले वो मुतमईन थे, उसी फैसले पर कल पछता रहे थे। यानी इस्टेब्लिशमेंट से मुतालिक कन्फ्यूजन साफ नजर आ रही है। और दूसरी तरफ इस पूरी सूरत हाल के दौरान पार्टी में अंदरूनी इख्तलाफात और ग्रुप बंदी की खबरें भी शिद्दत इख्तियार करती जा रही हैं। मामला संगीन होते जा रहे हैं। खैबर पख्तूनख्वा और पंजाब दोनों सूबों में पीटीआई इख्तलाफात और बदनज़मी का शिकार नजर आ रही है। खैबर पख्तूनख्वा के वज़ीर आला और पार्टी के सूबाई सदर अली अमीन गंडापुर मुखालिफ ग्रुप के रहनुमाओं को ओहदों से हटा रहे हैं। उनके इमरान खान की बहन अलीमा खान से भी इख्तलाफात सामने आ रहे हैं, मगर वाज़े तौर पर उन्हें इमरान खान तक पहुँच और उनकी रजामंदी हासिल है। कल अली अमीन गंडापुर ने इमरान खान से 1.25 घंटे तवील मुलाकात की और फिर रात को खबर सामने आई कि वज़ीर आला अली अमीन गंडापुर ने पार्टी के सीनियर रहनुमा आतिफ खान और शेर अली अरबाब को पार्टी ओहदों से फारिग कर दिया है। आतिफ खान पीटीआई पेशावर रीजन के सदर थे, जबकि अरबाब शहर अली ज़िला पेशावर के सदर थे। आतिफ खान की जगह आसिम खान को पीटीआई पेशावर रीजन का सदर मुकर्रर किया गया है, जबकि इरफान सलीम को पीटीआई ज़िला पेशावर का सदर और शाहब एडवोकेट को जनरल सेक्रेटरी मुकर्रर कर दिया गया है। वाज़ेह रहे कि आतिफ खान ने साबिक सूबाई वज़ीर शकील खान के हक़ में बयान दिया था, जिन्हें कुछ दिन पहले वज़ीर आला अली अमीन गंडापुर ने करप्शन के इल्ज़ाम पर वज़ारत से निकाल दिया था। मगर शकील खान ने खुद ही इस्तीफ़ा देकर कहा था कि वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा किसी और के इशारे पर काम कर रहे हैं। मैं करप्शन और बैड गवर्नेंस के बाइस काम नहीं कर पा रहा था। फिर खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत के तर्जुमान बैरिस्टर सैफ ने कहा कि शकील खान से मुतालिक शिकायत इमरान खान तक भी पहुंची थी और उन्हीं की हिदायत पर कमेटी ने तहकीकात की थी। मगर फिर शकील खान की बरतरफी के बाद पीटीआई के अंदर से उनके हक़ में आवाज़ें उठना शुरू हो गई और पार्टी के सीनियर रहनुमा आतिफ खान ने एक्स पोस्ट में लिखा कि शकील खान 10 साल काबीना में साथ रहे, आज तक उनसे ज़्यादा ईमानदार वजीर नहीं देखा। जेल में इमरान खान के पूछने पर उन्होंने ही खैबर पख्तूनख्वा काबीना में करप्शन की निशानदेही की थी। शकील खान के खिलाफ साजिश की गई, जिसके 2 किरदारों को वक्त आने पर बेनकाब करेंगे। मगर अब खबर सामने आई है कि खुद आतिफ खान को भी अली अमीन गंडापुर ने पार्टी ओहदे से हटा दिया है। आतिफ खान के साथ साथ पीटीआई के रुकने कौमी असम्बली जुनैद अकबर ने भी शकील खान के हक़ में बयान दिया था और ख़बर के मुताबिक उन्हें पहले ही अली अमीन गंडापुर ने फोकल पर्सन बराए अरकान कौमी असम्बली के ओहदे से हटा दिया था। जबकि कल रात आतिफ खान के साथ अरबाब शेर अली को पार्टी ओहदे से फारिग किया गया है और ज़राए के मुताबिक अरबाब शेर अली ने वज़ीर आला अली अमीन गंडापुर पर एतमाद से मुताल्लिक इकरारनामे पर दस्तखत करने से इनकार कर दिया था। जियो न्यूज़ के नुमाइंदे अबू बकर सिद्दीक ने 2 दिन पहले खबर दी थी कि वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा अली अमीन गंडापुर ने पीटीआई के अरकान असम्बली और सूबाई वज़रा से एतमाद हासिल करने के लिए इकरारनामे पर दस्तखत करा लिए। इकरारनामे पर दस्तखत वज़ीर आला अली अमीन गंडापुर, इमरान खान और गुड गवर्नेंस कमेटी पर एतमाद से मुताल्लिक कराए गए। ज़राए के मुताबिक इजलास में पीटीआई के 70 से ज़्यादा अरकान कौमी और सूबाई असम्बली ने शिरकत की, मगर आतिफ खान, जुनैद अकबर, शकील खान और शेराम तरक़ई इजलास में शरीक नहीं हुए। जबकि रुकने कौमी असम्बली अरबाब शेर अली ने इकरारनामे पर दस्तखत नहीं किए। अरबाब शेर अली ने गुड गवर्नेंस कमेटी पर अदम एतमाद का इजहार किया। सिर्फ यही नहीं, अबू बकर सिद्दीक की ही खबर के मुताबिक परसों अलीमा खान ने वज़ीर आला और किसी काबीना रुकन को एतमाद में लिए बगैर पेशावर का दौरा किया था। उनके साथ शानदाना गुलजार और खदीजा शाह भी थी। पार्टी ज़राए के मुताबिक अलीमा खान जेल काटने वाले पार्टी वर्कर्स और उनके अहल खाना से मुलाकातें करती रहीं। अलीमा खान के सामने वर्कर्स ने वज़ीर आला और दीगर क़यादत के खिलाफ शिकायत के अनबार लगा दिए, जिस पर अलीमा खान ने पार्टी क़यादत से सख्त नाराज़गी का इज़हार किया। पेशावर के बाद मर्दान में भी अलीमा खान पार्टी कारकुनों से मिली और मकामी लीडरशिप पर शदीद बरहमी का इज़हार किया। इमरान खान की बहन अलीमा खान की तनकीद पर वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा अली अमीन गंडापुर ने कहा है कि वो इमरान खान की बहन है। इमरान खान ने बार बार कहा हुआ है कि उनका सियासत से कोई ताल्लुक नहीं। मेरा लीडर इमरान खान है, अलीमा खान से न मेरा कोई काम है और न ही अलीमा खान का सियासत से कोई काम है और खान साहब ने बार बार कहा कोई काम नहीं है उसका। मगर सिर्फ खैबर पख्तूनख्वा में ही नहीं, पंजाब में भी पार्टी में अंदरूनी इख्तलाफात की खबरें जोर पकड़ रही हैं। जियो न्यूज़ के नुमाइंदे हैदर शराजी ने पार्टी ज़राए से खबर दी है कि अली अमीन गंडापुर पंजाब में भी सियासी ओहदेदारों की तब्दीली के लिए कोशिश कर रहे हैं। अली अमीन गंडापुर ने हम्माद अजहर को पंजाब की सदारत से हटवाकर शेख मुकास अकरम को लाने के लिए इमरान खान को सिफारिश कर दी है। ज़राए के मुताबिक हम्माद अजहर और मियां असलम इकबाल के इख्तलाफात के बाइस पंजाब में इत्तफाक़ राय में
मुश्किलात थीं। शेख वकास अकरम को पंजाब का पार्टी सदर बनाने के लिए अली अमीन गंडापुर और शिबली फराज इमरान खान को कायल कर रहे हैं। पंजाब में मुतबादिल ओहदेदारों को केपी हाउस में रिहाइश और मुकम्मल इंतजाम किए गए हैं। ज़राए के मुताबिक अली अमीन गंडापुर ने इमरान खान को पैगाम दिया है कि मियां असलम इकबाल पार्टी को मुत्तहिद नहीं रख सकेंगे, जबकि हम्माद अजहर के नाम पर भी तहफ़्फ़ुज़ात हैं, इसलिए मुतबादिल नाम होना चाहिए। यह भी वाज़ेह है कि हम्माद अजहर ने इमरान खान तक रसाई न होने और पंजाब में पार्टी से मुतालिक फैसलों में राय न लेने और लॉबिंग का इल्ज़ाम लगाते हुए खुद ही पार्टी सदारत से मुस्ताफ़ी होने का ऐलान किया था। सोशल मीडिया पर अपना पैगाम शेयर किया था, मगर पार्टी के जनरल सेक्रेटरी उमर अयूब ने इस पर उन्हें जवाब दिया था कि आपका इस्तीफ़ा नामंजूर किया जाता है। खैबर पख्तूनख्वा और पंजाब में PTI में क्या चल रहा है, बात करेंगे। जियो न्यूज़ के नुमाइंदे अबू बकर सिद्दीक और हैदर शराजी हमारे साथ मौजूद है। बहुत शुक्रिया आप दोनों का। आप दोनों की जो मालूमात है वो भी हमने अवाम के सामने रखी है। अबू बकर सिद्दीक, क्या सूरत हाल है? मामलात कंट्रोल में हैं या कंट्रोल से बाहर हो रहे हैं? क्या चल रहा है? देखिए शाहजेब साहब, इस वक्त खैबर पख्तूनख्वा में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जो अंदरूनी इख्तलाफात हैं तो वो काफ़ी संगीन होते जा रहे हैं। अब तक जो इख्तलाफात थे वो आतिफ खान, जुनैद अकबर, शकील खान और वज़ीर आला के दरमियान थे, लेकिन कल जो लेटेस्ट अपडेट आई है तो वो ये है कि अब इख्तलाफात में की ज़िद में जो है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के सीनियर रहनुमा और रुकन कौमी असम्बली शीर अली अरबाब भी इख्तलाफात की ज़िद में आ गए हैं और उन्हें भी जो है तो ओहदे से हटा दिया गया है। रिसेंटली एक इजलास हुआ था वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा की ज़ेर सदर CM हाउस में और उस इजलास में बेसिकली वो इजलास जो था वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जलसे के हवाले से था, लेकिन फिर उस इजलास में जो है शकील खान की बरतरफ़ी का जो मामला है तो वो भी सामने आया। तो बरतरफ़ी का जो मामला है तो वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा से बाज़ अरकान असम्बली जो है उन्होंने रिक्वेस्ट किया कि शकील खान को जो है दोबारा काबीना में शामिल किया जाए और उनको ये भी बताया कि वज़ीर आला शकील खान के ख़िलाफ़ मज़ीद किसी किस्म के बयानात न दिए जाए और उनको जो है काबीना में दोबारा शामिल किया जाए। इस पर वज़ीर आला जो है वो काफ़ी बरहम हुए और उन्होंने बताया कि शकील खान ने मेरी ज़ात पे बात की है और किसी सूरत में जो है मैं उनको काबीना में दोबारा शामिल नहीं करूँगा। दीगर जो अरकान असम्बली थे उन्होंने भी वज़ीर आला को ये बताया कि इससे जो है पार्टी में मज़ीद इख्तलाफात सामने आएंगे तो आप शकील खान को जो है तो दोबारा काबीना में शामिल करें, लेकिन वज़ीर आला जो है वो इस बात पर पज़िद थे कि मैं किसी सूरत जो है उनको काबीना में दोबारा शामिल नहीं करूँगा। साथ ही साथ इसी दौरान वज़ीर आला ने कहा कि आप लोग जो है जिन अरकान ने शकील खान के हक़ में बात की तो इस दौरान जो है वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा अली अमीन गंडापुर ने कहा कि अगर आप लोगों शकील खान की हिमायत करते हैं और आपको गुड गवर्नेंस पर एतमाद नहीं है तो मैं एक इकरारनामा जो है वो लिखता हूँ और जो लोग जो कि जिनको गुड गवर्नेंस कमेटी पर एतमाद है, जिनको मुझ पर एतमाद है या जिनको इमरान खान पर एतमाद है वो इस पर साइन करें और जिनको एतमाद नहीं है तो वो इस पर साइन जो है वो ना करें। इस दौरान जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ पेशावर के सदर है और रुकन कौमी असम्बली भी है शीर अली अरबाब, उन्होंने जो है साइन करने से माजरत कर ली और इस दौरान जो है शीर अली अरबाब और वज़ीर आला के दरमियान काफ़ी बहस भी हुई और बहस इस बात पे हुई कि जो गुड गवर्नेंस कमेटी बनी है बेसिकली शीर अली अरबाब ने जो है इस पर अदम एतमाद का इजहार किया और उन्होंने कहा कि हमें आप पे भी एतमाद है और हमें इमरान खान साहब पर भी एतमाद है, लेकिन जो कमेटी बनी हुई है इसके अरकान पर मुझे बिल्कुल भी एतमाद नहीं है और उन्होंने कमेटी अरकान पर अदम एतमाद का इजहार किया और यूँ उन्होंने जो है साइन करने से इनकार किया। तो उसके बाद जो है अगले दिन वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा ने एक बार फिर शीर अली अरबाब से रब्ता किया, टेलीफोनिक रब्ता किया और उनको बताया कि क्यों आपने मेरी मुखालफत की है और मैंने अगर आपको कहा है कि आप साइन कर ले तो क्या वजह है। तो उन्होंने सेम वही बात रिपीट कर ली कि मुझे आप पे भी एतमाद है और मुझे इमरान खान पर भी है, लेकिन मुझे किसी सूरत में गुड गवर्नेंस की कमेटी के जो अरकान है उस पर मैं एतमाद नहीं कर सकता। इसके बाद 2-3 तक किसी भी किस्म की कार्रवाई नहीं अमल में लाई गई, लेकिन गुज़िश्ता रात जो है 12 बजे के बाद एक ख़बर सामने आई और अलामिया जो है वो जारी हुई और उस अलामियों में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ पेशावर के सदर को जो है इरफान सलीम को नामजद किया गया और इसी तरह जो आतिफ खान है सीनियर रहनुमा पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के उनको भी ओहदे से हटा दिया और उनकी जगह जो है अरबाब आसिम को रीजनल सदर जो है वो नामजद किया। आप बताइएगा पंजाब में इस हवाले से क्या चल रहा है? ज़ाहिर है अली अमीन गंडापुर पर जिम्मेदारियां भी इमरान खान साहब ने बड़ी दी हैं, वो वज़ीर आला भी हैं, फिर उन्हें जलसे की भी जिम्मेदारी दी है, साफ नज़र आ रहा है उन पर उनका एतमाद भी मुकम्मल है। तो वो क्या जो उनके राह में रुकावटें आ रही हैं उन्हें दूर कर रहे हैं और इमरान खान के एतमाद के साथ कर रहे हैं? क्या हो रहा है एग्जैक्टली पार्टी में?
देखिए, महसूस तो कुछ ऐसा ही हो रहा है कि अली अमीन गंडापुर और उनके जो करीबी साथी हैं वो अपने रास्ते में आने वाली रुकावटों को दूर कर रहे हैं। लेकिन अभी एक बड़ी खबर की तस्दीक हुई है थोड़ी देर कबल के बानी पीटीआई ने तमाम रूपोश रहनुमा मुराद सईद से लेकर हमाद अज़हर तक सबके बारे में पैगाम पहुँचाया है कि तमाम गिरफ्तारी दे दें और अपने आप को सरेंडर कर दें और इस हवाले से अदालतों से रजू करें, अदालत से इंसाफ हासिल करें। तो इसकी पार्टी के सीनियर क़यादत की जानिब से भी इसकी तस्दीक की गई है कि ये बात बानी पीटीआई की जानिब से कही गई है कि अगर कोई ख़राबी है, कोई किसी किस्म का कोई इल्ज़ाम है तो वो सरेंडर कर दें। दूसरा, इसके अलावा ये जो आपने बात की है अली अमीन गंडापुर की, तो पंजाब से MPAs का एक इजलास हो रहा था, मुख्तलिफ जगहों से MPAs इकट्ठे हुए। इस दौरान एक बात सामने आई कि इस खैबर पख्तूनख्वा से जो वज़ीर आला अली अमीन गंडापुर हैं वो क्यों पंजाब की क़यादत की तब्दीली के हवाले से इतना मुतहरिक नज़र आ रहे हैं, जिसके बाद ये इख्तलाफात सामने आए हैं। और उसके बाद ये मालूमात हमें मिली हैं कि मुस्तनद ज़राए ये बता रहे हैं कि अली अमीन गंडापुर और शिबली फराज की जानिब से इससे कबल एक मुलाकात में शेख वकास अकरम के हवाले से बानी पीटीआई को कहा गया कि उनको लगाया जाए और इस हवाले से वो यहाँ उन्हें खैबर पख्तूनख्वा हाउस में पंजाब की क़यादत को फैसिलिटेट भी किया जा रहा है। और बानी पीटीआई को ये बताया गया हमाद अज़हर के हवाले से और दीगर जो पंजाब के ग्रुप्स हैं उनके हवाले से कि हमाद अज़हर पर कहीं एतमाद नहीं किया जा रहा, वो वर्कर्स को मोबिलाइज नहीं कर सके या ना निकल सके, जिस पर बानी पीटीआई ने भी दुख का इजहार किया या गुस्से का एक मौका पर भी इजहार किया था कि क्यों नहीं पंजाब की क़यादत निकल रही। तो एक ये कहा गया कि तहफ़्फ़ुज़ात होंगे, दूसरा इसके हवाले से कहा गया कि किसी दूसरे के नाम के बजाय शेख वकास अकरम का नाम दिया जाए, जिसके बाद अब पंजाब की क़यादत की जानिब से ये सवालात रखे गए हैं कि क्यों अली अमीन गंडापुर पंजाब की सियासी कमेटी के हवाले से इस तरह कोशां हैं। दूसरा, एक और तरीके से नॉकआउट किया गया है, मुझे ये लग रहा है हमाद अज़हर को कि यहाँ एक राब्ता कमेटी बनाई गई है जिसमें शेख वकास अकरम और इसके अलावा लतीफ़ खोसा और एक और रुकन मौजूद हैं और पंजाब की तमाम दीगर तंजीमों को रोक दिया गया है काम से और यही काम कर रही है। तो इस तरह उनको एक तरह से टेक्निकल नॉकआउट करते हुए इन्हें आगे लाया जा रहा है। और साथ ही हमाद अज़हर के हवाले से मैं आपको एक मरतबा ये वाज़े कर दूं कि हमाद अज़हर के इस्तीफ़े के बाद इस्तीफ़ा ना कबूल करने के जो मामलात हैं वो बहुत पीछे हो चुके हैं। हमाद अज़हर इस वक्त कोई काम नहीं कर रहे। पार्टी के हवाले से पार्टी के सीनियर रहनुमाओं ने भी उनसे बात की है और वो ये बता रहे हैं कि हमाद अज़हर को पार्टी के रहनुमाओं ने भी कहा है, सीनियर क़यादत ने, कि आप काम ना करें। तो ये सिर्फ मीडिया की हद तक सिर्फ दावे किए जा रहे हैं, जबकि हकीकत इससे मुख्तलिफ मालूम होती है। बहुत शुक्रिया। इस हवाले से तफसीलात बता रहे थे लतीफ़ खोसा साहब हमारे साथ मौजूद होंगे। आज वो इमरान खान साहब से भी मिले हैं, इसलिए उनसे इस हवाले से पूछेंगे, क्योंकि दूसरी जानिब 22 अगस्त का जलसा मनसूख होने के बाद ये इल्ज़ाम लग रहे थे कि एस्टैब्लिशमेंट ने अली अमीन गंडापुर के जरिए इमरान खान से कहलवा कर जलसा मनसूख कराया। इमरान खान की बहन अलीमा खान इस पर कड़ी तनकीद कर रही थी। पार्टी के सीनियर रहनुमा मुकम्मल लाइल्मी का इजहार कर रहे थे, मगर हुकूमत दावा कर रही थी कि एस्टैब्लिशमेंट के जरिए नहीं, हमारे जरिए मामला हुआ, मगर हुआ अली अमीन गंडापुर के जरिए ही। मगर कल अली अमीन गंडापुर ने इस हवाले से बात की और बताया कि राब्ता एस्टैब्लिशमेंट के जरिए ही किया गया था। हमारा तो एक डिसीजन था और हमारी पूरी तैयारी भी मुकम्मल थी, 100% हमने आना था और जलसा करना था। पहले से मैंने अनाउंस कर दिया था कि ये जलसा हर सूरत में मैं करूंगा, क्योंकि खान साहब ने कहा था कि मैंने लीड करना है इसको। राब्ते फिर किए गए कि वहाँ पे उस दिन मजहबी जमातों का भी वहाँ पे वो केस था, काफ़ी सेंसिटिव हालात थे वहाँ पर। जब ये कहा गया कि जी एक दफ़ा खान साहब से जाके मिलें और खान साहब से आप बात करें इसके ऊपर, खान साहब को बताएं कि ये हालात हैं, क्योंकि खान साहब तो जेल में हैं, तो मैंने तो साफ इनकार कर दिया, क्योंकि मैंने कहा मैं तो सुबह से अवाम को लेके निकलूंगा, तो मैं सुबह से जाने के लिए किसी भी सूरत तैयार नहीं हूँ। तो फिर ये कहा गया कि आपको फ़ोन में मिला देते हैं, तो मैंने कहा फ़ोन पे तो मुझे पता नहीं आगे से कौन हो, आजकल तो डीप फेक और आवाज़ें इस तरह की हैं, तो मैंने कहा आप ले आए मेरे पास, खान साहब को यहाँ पे ले आए। खैर ये मेरी ऐसी डिमांड थी कि मेरे ख्याल में वो विश मैं कह सकता हूँ इसको। तो फिर मैंने कहा कि फिर आप वीडियो कॉल में मुझे मिला दें खान साहब से। चलो वीडियो कॉल भी ठीक है, अगर आप कहते हैं होनी चाहिए बात खान साहब के साथ, तो वीडियो कॉल भी ठीक है, मैं बात करने को तैयार हूँ।
मैं जाने को तैयार नहीं हूँ। मैं सुबह से अब कल लोगों को लेके निकलूंगा। जाहिर बात है, चेयरमैन साहब मिस्टर गौर साहब से भी रब्ता था, तो उस बात पर उन्होंने कहा कि फिर चेयरमैन साहब जाके मिलने और खान साहब को हालात बता रहे। तो मैंने कहा मुझे तो कोई एतराज़ नहीं है, पटना में होना चाहिए और खान साहब का डिसीजन है। जाहिर बात है, एस्टेब्लिशमेंट ही है, वही रब्ता करती है, जो मुल्क को चला रहे हैं वही रब्ता करते हैं। इंसान तो नहीं, निज़ाम की बात है तो निज़ाम के ही लोग हैं जो रब्ता करते हैं। लेकिन ये अंदाज़ा आपको होना चाहिए, क्योंकि मैं खुद भी चीफ मिनिस्टर हूँ, तो फिर रब्ता कोई ऐसा रब्ता नहीं होगा कि लो लेवल पे हुआ होगा। मुझसे रब्ता जाहिर बात जिन्होंने किया होगा तो मेरा भी स्ट्रेचर देख के ही किया होगा। सिर्फ मुझसे नहीं था, और पार्टी की लीडरशिप से भी रब्ता था। सवाती साहब का नाम मैंने जरूर दिया, क्योंकि मुझे ये यकीन था कि सवाती साहब, ये तो खान साहब को जो बात करेंगे, खान साहब को पता है कि सवाती साहब के साथ जो किया गया और जो हुआ, तो उनके दिल में कोई नरम गोशा नहीं होगा। अली अमीन गंडापुर ने 8 सितंबर के जलसे के हवाले से चैलेंज देते हुए कहा कि अगर एनओसी कैंसिल करने की कोशिश की गई तो 8 सितंबर को तारीखी धमाल दिखाऊंगा, जिसमें धमाली ये होंगे और हम सिर्फ एंजॉय करेंगे। 8 को जलसा ये छोड़ें, आप ये ना छोड़ें, आपने कोई बात नहीं करनी, बस मैं जानूं ये जाने। अब मैं इनको चैलेंज कर रहा हूं कि 8 को अब मैं आऊंगा। अगर ये नतीजे इन्होंने दी है, ये इन्होंने कैंसिल की, तो वो तारीखी मैं इनको धमाल दिखाऊंगा वहां पर, और उस धमाल में धमाली ये होंगे, हम सिर्फ एंजॉय करेंगे इनके धमाल को। अगर मैंने इनको बताया नहीं कि इनकी कैपेसिटी क्या है। ये बड़ा अहम मामला है। इसके अलावा इतलात आ रही हैं कि इमरान खान ने जो रूपोश रहनुमा हैं उनके हवाले से अब हिदायत जारी कर दी हैं कि वो सब मंजर-ए-आम पर आएँ, गिरफ्तारी दें और फिर आगे मामलात बढ़ें। लतीफ़ खोसा साहब आज मिले हैं इमरान खान साहब से। लतीफ़ खोसा साहब, बहुत शुक्रिया मैं शो में ज्वाइन करने के लिए। आपकी इमरान खान साहब से आज मुलाकात हुई, पार्टी में ज़ाहिर है कल मरवत साहब ने कहा कि इमरान खान साहब बिल्कुल खुश नहीं है जो जलसा मनसूख किया गया और जिस तरीके से उन्हें अप्रोच किया गया और सारे के सारे मामलात हुए। अब अली अमीन गंडापुर साहब कह रहे हैं कि इस्टेब्लिशमेंट ने रब्ता किया था, हुकूमत ने कोई नहीं किया था, और इस्टेब्लिशमेंट ने गौर खान साहब से भी किया, मुझसे भी किया। क्या खान साहब वाकई बहुत मायूस हैं इस हवाले से, क्या मामला है? देखिए, खान साहब की तो बड़ी क्लैरिटी है। मैंने तो खान साहब को बहुत ही पुरसकून पाया, और खान साहब के नज़रियात जो हैं बड़े वाज़े हैं, इस पर दो टोक और बहुत वाज़े हैं। वो समझते हैं कि जब तक आइन के दायरे हदूद व क़यूद के अंदर तमाम अवामिल, तमाम इदारे, तमाम जो है वो काम नहीं करेंगे, तब तक मुतजावज़ करते रहेंगे, आप आइन से अपने अख्तियारात को तजावज़ करते रहेंगे, तो ये जो है इस तरह से मामलात नहीं चल पाएंगे। सो वो तो इस चीज़ पर है कि हकीकी आज़ादी जब तक आवाम को मुयस्सर नहीं आती, जमहूरियत को जब तक आप फ़रोग़ नहीं देते, जब तक आप हक़ के हुक्मरानी और हक़ के मिल्कियत आवाम को सही माने में आइन की रूह के मुताबिक नहीं सौंपते, जब तक तमाम इदारे आवाम के ताबे नहीं होते और वो जो है अपने हदूद व क़यूद से तजावज़ करके चादर और चार दीवारी को पामाल करते हुए बुनियादी हकूक़ का जो है इस तरह तार तार करते हैं, तो फिर वो जाहिर है कि बदकिस्मती से मगर फिर उन्हीं इदारों के कहने पर क्यों उनके रहनुमा भागे भागे खान साहब के पास गए? खान साहब हफ्ते के दिन खुश भी थे, अब वो बड़े रंजीदा हैं। मरवत साहब कह रहे हैं कि हमने जलसा क्यों मुलतवी किया। खान साहब को जवाब देना चाहिए था, आपका काम नहीं है भाई, हमारा जलसा हम करेंगे। देखें, ये हर एक का अपना अपना अंदाज़ होता है देखने का और सुनने का और फिर आगे बयान करने का। आपके अंदर जो चीज़ आप समझते हैं आप उसी रंग में, एक जायचे में बात करेंगे। देखिए, खान साहब नहीं चाहते कि मुल्क में कोई इंतशार की कैफियत पैदा हो। खान साहब नहीं चाहते कि 9 मई का एक और शाखसाना ये हुकूमत या इस्टेब्लिशमेंट, जो भी कह दें एक ही चीज़ है, हुकूमत और इस्टेब्लिशमेंट, कोई फ़र्क नहीं है। हुकूमत और इस्टेब्लिशमेंट 9 मई का फिर एक और शाखसाना पैदा करके और पाकिस्तान के अवाम को फिर उस अजियत और कर्ब से गुजारे और फिर एक रिप्रेसिव किस्म की जो है फिस्ताई क़ुव्वत के ज़रिए डंडे मार कर उनको पाबसलासल करके उनके चादर और चार दीवारी करके उनके जो है बुनियादी हकूक़ को सल्ब कर दे। खान साहब नहीं चाहते थे कि उस कर्ब से गुजरा जाए। और जब आज आपसे मिले, क्योंकि पार्टी के अंदर भी अख्तिलाफ़ात की बहुत ज़्यादा खबरें पंजाब के हवाले से भी, और ज़ाहिर एक कमेटी का तो आप खुद हिस्सा हैं, कोर कमेटी में आप हैं, तो वो क्या उन्होंने हिदायत दी हैं? क्या पंजाब की लीडरशिप को बदलने की हिदायत दी हैं, कारकुनों को बाहर आने की हिदायत दी है, क्या हिदायत दी है? नहीं, देखिए, मैं खुद देखिए 3 रुकनी कमेटी हमारी बनाई है इमरान खान साहब ने। वो रहबर कमेटी कह लें या हमने ओवरसी करना है सारे पंजाब को, क्योंकि पंजाब में जो तंजीम है वो इस वक्त फ़िलहाल उससे मुतमईन नहीं है, क्योंकि तकरीबन वो गैर फ़ाल नज़र आती है। देखें, जो सदर साहब हैं वो भी यानी उस 9 मई के साए में हैं जो
लीडर ऑफ दी अपोजिशन बने थे वो भी उसी स्पेल में हैं, डॉक्टर यास्मीन पाबा सलासल हैं, बाकी सारे क़यादत जो जिनको ओहदे हैं वो चूँकि पाबा सलासल हैं या मिलिट्री ट्रायल में या वो जो है 9 मई के केसेस में 100 साल से ज़्यादा वो जेलों में हैं। वैसे मगर हमारा साहब ने तो कहा था कि मैं बाहर आऊँगा, मुझे गिरफ्तार करना है तो कर लो, और मैं अडियाला तक भी मार्च करूँगा, उन्होंने तो ये बात कही थी। मगर उसके बाद कमेटी बनाई गई तो अदम इत्मीनान है, क्या मसला है? उन्होंने इस्तीफा भी दिया, वो भी वापस हो गया। नहीं, मुझे भी उन्होंने जो है ये जो जलसा पिछला था उस पर मुझे कहा कि मुझे गिरफ़्तार करेंगे तो आपने मेरे केस लड़ने और फ्री में लड़ने हैं। मैंने कहा मैं पहले भी फ्री में लड़ रहा हूँ, मुझे बिल्कुल कोई ऐसी नहीं है। बाहर क्या उन्होंने अपनी दानिश में सरेंडर नहीं किया या वो गिरफ़्तार नहीं हो पाए, तो लेकिन उन्होंने बिल्कुल, आप सही कह रहे हैं, उन्होंने कहा था कि सितंबर तक हम अडियाला पे जाएंगे वगैरह वगैरह। वो मेरे ख्याल में सियासी बयान ज़्यादा था और उसमें जो है संजीदगी मुझे कम नज़र आई क्योंकि उसका फॉलो अप नहीं हुआ। देखिए मैंने वकास जो है अकरम साहब हैं और भुट्टर साहब हैं, हम 3 रुकनी कमेटी है, हमने सारे पंजाब के अजला का एक स्केड्यूल बना लिया है। हमने कहा है कि डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन सारे अजला में जलसे की जो है दरख्वास्त दी जाए और उनसे जो है NOC लिया जाए, और उसके बाद अगर वो नहीं करते तो हम अदालत आलिया की हर बेंच में, चाहे बहावलपुर बेंच हो, चाहे मुल्तान बेंच हो, पिंडी बेंच हो, या लाहौर हाई कोर्ट का प्रिंसिपल जो है वो हो, या इस्लामाबाद हाई कोर्ट का, हम सारी अदालतों से नालिश करेंगे कि उसको एनफोर्स किया जाए। असल में अभी तो इतनी ख़ाइफ है ये हुकूमत कि ये अभी से भी आप चले जाएं तो कंटेनर आपको सारे इस्लामाबाद में कंटेनर ही कंटेनर नज़र आएंगे, लाहौर में भी सारे आपको कंटेनर नज़र आएंगे। यानी इतनी ख़ाइफ है कि हम ऐलान करते हैं जब किसी तारीख का तो ये उसका पहले ही मुहासरा करके 144 लगा देते हैं, रिपोर्टें ले लेते हैं कि जी जो लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन की जो है इजाज़त नहीं मिल रही है, और फिर एक आधा दिन या 2-4 दिन पहले उसको मनसूख कर देते हैं। और फिर तो अब क्लैरिटी है कि 8 सितंबर को हर हाल में होगा जलसा। खैबर पख्तूनख्वा से अली गंडापुर क़यादत कर रहे होंगे तो पंजाब ही की क़यादत लीड करेगी ना 8 सितंबर के जलसे के लिए? हमादर साहब ही कर रहे होंगे? नहीं, वो यकीनन करेंगे। हम ओवरसी करेंगे, हम ओवरसी वॉच डॉग का काम करेंगे वही उन्हीं के ज़िम्मे है, लेकिन हम उन्हें एक तो फ़ाल भी करेंगे, फिर उनके ऊपर चेक एंड बैलेंस भी रखेंगे। फिर इमरान खान साहब को हमने रिपोर्ट भी करना होती है कि इन्होंने जो है काम किया है, और ये टिकटॉक तक जो है तस्वीर कशी की गई है। तो ये चीज़ें जो हैं हम इसको मॉनिटर करेंगे। जाहिर है कि खान साहब की अगली और फिर अगर कोई गैर फ़ाल होगा तो हम फिर उसका नेमुल बदल एक सब्स्टिट्यूट भी तजवीज़ करेंगे जिसको खान साहब फिर अप्रूव करेंगे, तो फिर वो टेक ओवर करेगा। शुक्रिया, आपने राय सुनी लतीफ़ खोसर साहब की। अब बहुत सारे सवालात पैदा हो रहे हैं बलूचिस्तान की सूरत हाल को लेकर भी, और फिर PTI और एस्टैब्लिशमेंट के राब्ते के हवाले से भी। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ साहब हमारे साथ मौजूद हैं। ख्वाजा साहब बहुत शुक्रिया हमें ज्वाइन करने के लिए। हुकूमत क्या परेशान है कि एस्टैब्लिशमेंट का कहीं ना कहीं राब्ता बहरहाल ज़रूर हुआ, जब उन्हें ज़रूरत पड़ी उन्होंने इमरान खान को पैगाम भिजवाया, इमरान खान साहब ने पैगाम के तहत जलसा मनसूख किया, जिस पर अभी वो बहरहाल पछता रहे हैं, मगर कम अज़ कम एक राब्ता बहाल हुआ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। कथित तौर पे कोई पशेमानी नहीं है, कोई परेशानी नहीं है। देखें, ये खुद इस सिचुएशन में से PTI निकलना चाहती थी, वो जलसा नहीं करना चाहते थे, और वो किसी इम्तिहान में उस दिन नहीं पढ़ना चाहते थे। ये सिग्नल्स जो हैं PTI की तरफ से गए, और उसके बाद जो है इनकी जो है, मैंने टेलीविजन पे अगले दिन कहा है कि अगर चीफ मिनिस्टर सिंध कह रहा हूँ KP के अगर राब्ते हैं एस्टेब्लिशमेंट के साथ, तो वो चीफ मिनिस्टर हैं एक बहुत बड़े सूबे के, और उनके राब्ते होने चाहिए और हैं भी। ये कोई गैर फितरी बात नहीं है। और अगर उनको वो चैनल जो है चीफ मिनिस्टर साहब ने अपनी लाजमी तौर पे, जिस तरह अभी आपने सुनाया है, उन्होंने कहा है कि एस्टेब्लिशमेंट जो है वो राब्ते करती है, खुसूसन जो ऑफिस होल्डर्स हैं उनसे राब्ते करती है, लेकिन ये इनिशिएटिव जो है ये PTI का खुद था। और ये जो कंट्रोवर्सी चल रही है मोहतरमा हलीमा खान वर्सेस अदर्स,
जो है जिस तरह वो अदालत में आवाज लगती है वगैरह वगैरह, तो वो जो है वो हम मेरी बात की तो वो तईद कर रही हैं। जो मेरा कहना और उनका कहना जो है उसमें मुमासलत है, उनमें जो है एक कोहेरेंस है, लेकिन जो पीटीआई के हर बंदा जो है एक डिफरेंट गुफ्तगू कर रहा है। मगर अगर आपकी बात दुरुस्त है कि इन्होंने राब्ता किया क्योंकि इन्हें एस्केप चाहिए था, तो एस्टैब्लिशमेंट ने इन्हें एस्केप क्यों दिया इमरान खान साहब से सुबह 7 बजे मुलाकात करा के? नहीं, मैं एस्टैब्लिशमेंट ने इनको दिया तो उसका नुकसान किसको हुआ है? नुकसान तो इनको हुआ ना। मेरा मतलब है ये सारी गेम तो नफे नुकसान की है ना, सियासी, किसको सियासी फायदा पहुंचता है, किसको सियासी फायदा नहीं पहुंचता। ये आज तक पिछले अब 4 दिन हो गए इस बात को, मेरा ख्याल है 4 दिन में अभी तक ये जो है अपनी पार्टी के अंदर एक दूसरे को मुतमिन नहीं कर सके, तो हम तो बहुत दूर की बात है। मतलब यानी आप ये कह रहे हैं इन्होंने एस्टैब्लिशमेंट से राब्ता किया कि हम जलसा नहीं करना चाहते, तो एस्टैब्लिशमेंट ने कहा कि ठीक है आपकी सुबह 7 बजे इमरान खान से मुलाकात करा देते हैं। नहीं, देखें, इन्होंने मुलाकात तो डेफिनेटली जो है फैसिलिटेट की गई, इसमें कोई शक नहीं है, उसमें कोई दो राय नहीं है। लेकिन आप मुझे बताएं कि ये सारी एक्सरसाइज के अंदर आप छोड़ें, एस्टैब्लिशमेंट को छोड़ें, सियासी पार्टियां जो हमारे जैसी हैं उनको छोड़ें, उनको रहने दें। आप देखें कि इस सारी ट्रांजैक्शन के अंदर जो है अगर किसी को नुकसान हुआ है या जिसको अब फेस सेविंग की वो अच्छी बुरी जो है कोशिश कर रहे हैं, वो पीटीआई है। पीटीआई में अंदर जो है अब मोहतरमा अलीमा खान जो है वो बानी पीटीआई की हमशीरा हैं, वो बड़ी एक क्रेडिबल आवाज है, एक बड़ी ताकतवर आवाज है उन पार्टी के अंदर जो है, वो उनके साथ जो है इनकी कंट्रोवर्सी चल रही है। और उनका और जो बुशरा बेगम साहबा जो है उनकी डायरेक्टली जो है वो कन्फ्रंटेशन हो रही है, और जो है झूठे सच्चे जो है मैसेजेस सामने आ रहे हैं, स्क्रीन पे आ रहे हैं, आपके भी स्क्रीन पे आए, बाकी टीवी की स्क्रीन पे आए, मैंने भी उस पर कमेंट किया और लोगों ने भी कमेंट किया। ये सारा खलफशार जो है, आप मुझे बताएं कि किसका पॉलिटिकल कैपिटल जो है डिप्लीट हो रहा है? मतलब अगर उनका हो रहा है टेम्परेरी तौर पर, तो वो कह रहे हैं हम 8 सितंबर का जलसा करेंगे, बड़ा शानदार करेंगे, धमाल होगा और उसमें धमाल हुकूमत कर रही होगी, हम सिर्फ देख रहे होंगे, ऐसा ज़बरदस्त हम जलसा करेंगे, रोका तो भी करके दिखाएंगे, तो 8 सितंबर को पॉलिटिकल कैपिटल दोबारा रीगेन कर लेंगे। बड़ी टेम्परेरी डिप्लीट हुआ है अगर हुआ है। देखें, मैं वो जब वील क्रॉस दैट ब्रिज व्हेन वी कम टू इट, लेकिन फिलहाल तो वो जो नुकसान जो है वो मेरा मतलब है कि वो जो इस वक्त जो इधर उधर टुकड़े गिरे हैं उस दिन के जो बड़कों के, उस दिन भी यही बातें कर रहे थे ना जो आपने की हैं कि ये हो जाएगा और वो हो जाएगा। मैं वो डायलॉग जो है दोहराने नहीं चाहते, मौला जट के वो डायलॉग थे फिल्म के, तो वो जो है उन डायलॉग्स का क्या बना? आखिर में जो है रिट्रीट इनको करनी पड़ी। और आज सारी पार्टी, पूरी लीडरशिप ये वजाहतें पेश कर रही हैं जी कि एस्टैब्लिशमेंट ने ये कहा और हमने ये कहा और दरवाजे फलाने ने खुलवाए। पीटीआई चेयरमैन बानी जो हैं उन्होंने जो है इजाजत दी, आज वो भी जो है अब पछता रहे हैं, वो भी क्रिटिसाइज कर रहे हैं, वो भी परेशान है। तो हु हैज लॉस्ट? दिस इज द फर्स्ट राउंड, लेट्स वेट फॉर द नेक्स्ट राउंड एंड वी विल सी। अभी उसके कबल अज वक्त है उसके बारे में कुछ कहना चाहिए। और ख्वाजा साहब, एक और इशू पे ज़ाहिर आपसे बात करना चाह रहा हूँ। अब वज़ीर दिफा हैं, एक बहुत ही अफसोसनाक वाक़या हुआ और बहुत मुनज़्ज़म तरीक़े से मुख्तलिफ़ इलाक़ों में कार्रवाइयाँ की, शहरी भी मारे गए, हमारे लॉ इन्फोर्समेंट के लोग भी मारे गए, बहुत ज़्यादा शहादतें हुई हैं शहरियों की, एहलकारों की, फ़ौजियों की। तो ये जो वाक़या हुआ, इसके बाद वज़ीर आज़म ने कहा दहशतगर्दी को ख़त्म करने का वक्त आ गया है, दहशतगर्दों के मज़मूम इरादे नाकाम होंगे, खाक में मिल जाएंगे। सीपेक के खिलाफ साजिश का उन्होंने जिक्र किया, चाइना पहले ही कंसर्न्स का इज़हार कर चुका है। मगर जो वज़ीर आज़म कह रहे हैं इसका इज़हार हुकूमत ने बार बार किया है, ख़त्म करेंगे, खाक में मिल जाएंगे, नहीं छोड़ेंगे। मगर दूसरी तरफ नज़र आ रहा है कि उनका फुटप्रिंट भी बढ़ता जा रहा है, ऑर्गेनाइज तरीके से वो हमले कर रहे हैं। और जिस तरीके से ये कल हुआ है, क्या करेगी रियासत? देखें, मैं जो बात आप कह रहे हैं ये बात जो है दुरुस्त है कि फुटप्रिंट जो है जो का परसों के तरसों के वाक़यात से ये जाहिर होता है कि वो ऑपरेट कर रहे हैं। और ये खुसूसन ये बस से उतार के सिविलियंस को मारना, एक खसूसी सूबे से जो ताल्लुक़ रखते हों उनको मारना जो है, मैं नाम भी ले लेता हूँ पंजाबियों को, तो वो एक तवातर के साथ कई साल से ये हो रहा है।
और आईडी कार्ड उनके देख के उनके अहले खाना के साथ उनकी ख्वातीन के सामने जो है ना उनको मारा गया जो है। ये सिलसिला बंद नहीं हो रहा, इसलिए और बाकी भी आपने जो सही हवाले दिए हैं, जो 3-4 और वाक़यात हुए हैं जिसमें हमारे जो फौज के जो है जो एम्प्लॉइज अरकान जो हैं वो भी उनकी भी शहादतें हुई। इसके अलावा जो है एफसी वगैरह लेवीज वगैरह उनकी शहादतें भी हुई हैं। मैं बिल्कुल आपसे साथ इत्तेफाक करता हूँ, लेकिन मेरी राय में मैं अपनी पर्सनल राय देता हूँ कि जो काइनेटिक जो तरीक़ाकार है वो हमने पहले भी किया था और उसके बाद जो है रिलेटिव काम हुआ था। मैं समझता हूँ कि मैं उसकी तफसील में नहीं जाना चाहता कि चंद साल पहले तक जो है कुछ अमन हुआ था। हमारी फौज ने वहाँ पे जो कार्रवाइयाँ की थी उनसे सिचुएशन इम्प्रूव हुई थी, लेकिन सिर्फ काइनेटिक जो है वो काफ़ी नहीं है। मैं समझता हूँ कि वहाँ की जो सियासतदान है, विद ऑल ड्यू रिस्पेक्ट, मैं बड़े एहतराम के साथ कहूँगा कि सियासी प्रेजेंस जो है ना वो वहाँ पे नहीं है। सियासी प्रेजेंस जो है वो होनी चाहिए। इस पर लॉन्ग टर्म अगर आपने इसका सोल्यूशन को निकालना है। मैं अपनी मिसाल देता हूँ कि मैं हर हफ्ते अपने हल्के में जाता हूँ, वहां पे जाके मैं 2 दिन रहता हूँ, जुमे को जाता हूँ, इतवार की शाम को या सोमवार की सुबह को वापस वहां से आता हूँ। अगर मैं 2 हफ्ते ना जाऊं तो मैं खुद जो है मैं अनईजी हो जाता हूँ और मेरे हल्के के लोग जो है वो शिकायत भी करना शुरू कर देते हैं कि गैर हाजिर है। हमारे दोस्त जो हैं एमपीए एमएनए बलूचिस्तान के जो है ना वो कोयटा या इस्लामाबाद में आपको ज्यादा मौजूद नजर आएंगे, वो अपने हलकों में नहीं हाजिरी देते। ख्वाजा साहब, ये बड़ी अहम आपने बात की है। आज भी ज़ाहिर इस बात पर तनकीद हुई कि इतने बड़े वाक़े के बाद सेनेट का इजलास था, कौमी असम्बली का इजलास था, जो बलूचिस्तान की क़यादत है, मुंतखब नुमाइंदे हैं, वो इस संगीन मसले पर और इसके हल के हवाले से कुछ तफसीली बात करते नजर आते। एक तो जो मिलिटरीली एक मैस क्रिएट हुआ है बलूचिस्तान में, पॉलिटिकली भी साल हर साल से क्रिएट हुआ, मगर उसके बावजूद लगा कि मोहम्मद मालिक साहब जब वज़ीर आला बने कि कहीं ना कहीं ज़ख्मों को भरने की कुछ कोशिश हो रही है। मगर उसके बाद जो पॉलिटिकली भी जिस किस्म की क़यादत अब आ रही है बलूचिस्तान से, और उसके बाद जो कुछ किया गया बलूचिस्तान अवामी पार्टी का बनाना, उसके बाद होना, ये इसमें भी तो फिर रियासती का किरदार है ना। ये जो हमें नज़र आ रहा है कि दूसरी तरफ जो रिक्रूटमेंट है वो पढ़े लिखे अगर नौजवानों की हो रही है, जो पढ़े लिखे नौजवान अब दहशतगर्दी की तरफ जाते नज़र आ रहे हैं, और जो पॉलिटिकल रिप्रेजेंटेशन है वो भी वहाँ से ठीक नहीं हो रही, तो रियासती का फेलियर है ना, जिसको कि मिलिटरीली भी मैस क्रिएट किया और पॉलिटिकली भी मैस क्रिएट किया उधर। नहीं, देखिए मैं समझता हूँ कि दो जो आपके वाक़या जो गुफ्तगू आपने की है उसमें 2 चीज़ें मैं मेंशन करूँगा। मेरा ख्याल है कि 90 की दहाई के आखिर में अगर जो है अपना मेंगल साहब चीफ मिनिस्टर थे, हमारे वो कोलिशन पार्टनर्स थे, अगर वो अरेंजमेंट जारी रहती तो पॉलिटिकल सिचुएशन वहाँ पे बड़ी इम्प्रूव होती। उसके बाद दूसरा मौका आया, डॉक्टर मालिक साहब को हमने बनाया। डॉक्टर मालिक साहब को मिडवे हमारा एक अरेंजमेंट था, हम उस अरेंजमेंट पे को तरला करके को मेहनत करके उसको कंटिन्यू रखते तो उसके भी बड़े अच्छे रिजल्ट आने थे। तो ये 2 अटेम्प्ट जो है हमारी पार्टी ने PMLN ने जो अटेम्प्ट किए वो अटेम्प्ट जो है ना उसमें जो है एक सिलसिला या तसलसल जारी ना रह सका। तो जितनी उन्होंने एक सफ़र किया था या जितना कवर किया था एरिया या वो भी ज़ाया हो गया। मैं समझता हूँ ये 2 बड़े अच्छे मौके थे कि हम डॉक्टर मालिक साहब या मेंगल साहब जब चीफ मिनिस्टर थे उनको वो कंटिन्यू रहते और जो वहाँ पे शिद्दत पसंद रुझानात हैं उनको काउंटर किया जा सकता, उनको न्यूट्रलाइज किया जा सकता। अभी भी मौका है। सरफराज भुट्टो साहब बड़े अच्छे पॉलिटिकल जो है सियासी तौर पे बड़े वो अक्लमंद हैं, बिल्कुल वो हैंडल भी कर सकते हैं सिचुएशन को। मैं समझता हूँ कि सारी पॉलिटिकल क़यादत को किसी भी पार्टी की हो बलूचिस्तान के अंदर, वहाँ पे लोग जो हैं हमसे इख्तलाफ जरूर रखते हैं, बहुत से लोगों के साथ हमारे इख्तलाफात हैं, लेकिन मैं उनके जो सियासी क्रेडेंशियल्स हैं
उनको उनकी नफी नहीं कर सकता, उनके सियासी एस्टेब्लिश क्रेडेंशियल्स हैं, उनको भी जो है इन्वॉल्व किया जाए। बाकी पार्टियां जो वहां पे हैं, नेशनलिस्ट पार्टीज भी हैं, पीपल्स पार्टी भी है, PMLN भी है, और वहां पे पार्टीज भी मौजूद हैं, इनको अपना रोल प्ले करना चाहिए। जो खला पैदा हुआ है इनकी एब्सेंस से, या मैं समझता हूं कि इनएक्शन से, जो खला पैदा हुआ है उसके अंदर जो है दहशतगर्दी के रुझाना, जो आपने बिल्कुल सही कहा है कि पढ़े लिखे लोग जो हैं, ये जो दहशतगर्द जो है जिसने अपने आप को ब्लो अप किया है डे बिफोर यस्टरडे, वो पढ़ी लिखी खातून थी। तो ये रुझाना जो है, इनको आपने अगर सॉफ्ट करना है, इनके जो रफ एजेस जो हैं उनको खत्म करना है, ये सारे रुझाना जो हैं, तो उसके लिए पॉलिटिकल इनिशिएटिव नंबर 1 पे होना चाहिए। बाकी जहां पे बिल्कुल इनकरेजेबल किस्म के लोग बैठे हुए हैं, उनके खिलाफ जो है दूसरी कार्रवाई भी हो सकती है, फौजी कार्रवाई भी हो सकती है, या सिविलियन जो हमारी फोर्सेस हैं वो भी उनके खिलाफ कार्रवाई कर सकती हैं। लेकिन ये दोनों मिलके इनिशिएटिव्स हमें लेना चाहिए, और नंबर 1 के ऊपर पॉलिटिकल इनिशिएटिव होने चाहिए। अपने हलकों के अंदर, अपने जिलों के अंदर, अपनी तहसीलों के अंदर जो है लीडरों को, वो MPA MNA नजर आना चाहिए उनको। बहुत शुक्रिया। प्रोग्राम में आगे बढ़ते हैं। इमरान खान बार बार इस खदशे का इजहार कर रहे हैं कि हुकूमत चीफ जस्टिस काजी फाइज ईसा को तौसी देना चाहती है, या फिर सीनियरिटी को मुतासिर करके अपनी पसंद का चीफ जस्टिस लाना चाहती है। मगर दूसरी तरफ हुकूमत बार बार कह रही है कि वो चीफ जस्टिस को तौसी देने समेत आला अदलिया से मुताल्लिक फिलहाल कोई आईनी पैकेज नहीं ला रही है, और खुद चीफ जस्टिस काजी फाइज ईसा तौसी लेने से इनकार कर चुके हैं। इस वक्त हुकूमत के पास आइन में तरमीम के लिए कौमी असम्बली और सेनेट में दोतिया अक्सरियत भी नहीं है, मगर इसके बावजूद क़यास राइयों का सिलसिला जारी है। सवालात अब भी उठ रहे हैं। एक से ज़ायद काबीना अरकान की तरदीद के बाद भी गुज़िश्ता रोज़ वफाकी वज़ीर क़ानून ने हमारे ही प्रोग्राम में वाज़ेह किया कि नए चीफ जस्टिस की तैनाती के बारे में आइन वाज़ेह है कि सीनियर मोस्ट जज ही चीफ जस्टिस बनेगा, और इस हवाले से हुकूमत अगर कोई आइनी तरमीम लाई तो उसका एक पूरा तरीका कार है। ये सारी क़यास राइयाँ उस वक्त हो रही हैं कि जब इमरान खान और PTI के बहुत से रहनुमा बार बार ये दावा कर रहे हैं कि हुकूमत चीफ जस्टिस काजी फाइज ईसा को तौसी देना चाहती है और इस हवाले से कानून साजी करना चाहती है। इन क़यास राइयों ने उस वक्त मज़ीद जोर पकड़ा जब गुज़िश्ता दिनों तहरीक इंसाफ के वफ़द ने JUI के सरबराह मौलाना फजलुर रहमान से मुलाकात की, और फिर सदर मुमलिकत आसिफ अली जरदारी ने वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी को साथ ले जाकर मौलाना फजलुर रहमान से मुलाकात की, जिसके बाद आज एक बार फिर तहरीक इंसाफ और JUI के वफूद की मुलाकात हुई है। लेकिन इन सारी अफवाहों और क़यास राइयों के बावजूद हुकूमत तो कोई आइनी तरमीम नहीं लाई है। लेकिन JUI के रुकन कौमी असम्बली नूर आलम खान ने प्राइवेट मेंबर के तौर पर एक से ज़ायद आइनी तरामीम तजवीज़ कर दी। और दिलचस्प बात यह है कि ज़्यादातर तरामीम आला अदलिया और चीफ जस्टिस की तैनाती से मुतालिक तो हैं, लेकिन उनमें से किसी का भी ताल्लुक चीफ जस्टिस की मुद्दत मुलाजमत में तौसी या सुप्रीम कोर्ट के जजेस की सीनियरिटी से नहीं है, बल्कि ज़्यादातर का ताल्लुक असम्बलियों में बैरून मुल्क मुकीम पाकिस्तानियों की नुमाइंदगी बढ़ाने और आला अदलिया के जजेस और अमले के दोहरी शरीयत रखने पर पाबंदी से है। नूर आलम खान ने आइन के आर्टिकल 51, 59 और 106 में तरामीम तजवीज़ की हैं, जिनके तहत कौमी असम्बली और सेनेट में ओवरसीज़ पाकिस्तानियों की 2-2 और चारों सूबाई असम्बलियों में एक नशिस्त मुख्तस करने की बात की गई है। बिल के मुताबिक कौमी असम्बली में ओवरसीज़ पाकिस्तानियों की नशिस्तों के लिए पूरा पाकिस्तान, जबकि सूबाई असम्बली के लिए पूरा मुतल्लिका सूबा हल्का इंतखाब होगा, जबकि सेनेट के लिए इंतखाब कौमी असम्बली करेगी। नूर आलम खान ने आइन के आर्टिकल 177, 193 और 208 में भी तरामीम तजवीज़ की हैं, जिनके तहत सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट्स के जजेस, अफसरान और मुलाजमीन के दोहरी शरीयत रखने पर पाबंदी होगी, जबकि सिविल सर्वेंट्स एक्ट में तजवीज़ की गई तरामीम के तहत सिविल सर्वेंट्स के भी दोहरी शरीयत रखने पर पाबंदी होगी। इसके अलावा नूर आलम खान ने आइन के आर्टिकल 184 में भी तरामीम तजवीज़ की हैं, जिनके तहत 184(3) के मुकदमात के लिए सुप्रीम कोर्ट का कम से कम 9 रुकनी बेंच तश्कील देने और 30 दिन के अंदर अपील का हक देने की बात की गई है, जिसे फैसला देने वाला बेंच से बड़ा बेंच सुनेगा। मगर बेंच के अरकान की तादाद कम से कम 9 रखने के सिवा तमाम मुजव्वज़ा तरामीम पहले ही सुप्रीम कोर्ट प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर एक्ट का हिस्सा बन चुकी हैं। एक और अहम तरमीम हुकूमती रुकन दानियाल चौधरी ने तजवीज़ की है, जिसके तहत सुप्रीम कोर्ट नंबर ऑफ जजेस एक्ट में जजेस की तादाद 17 से बढ़ाकर चीफ जस्टिस समेत 23 करने की तजवीज़ दी गई है। ये तरामीम तजवीज़ ज़रूर की गई है, लेकिन अब तक कौमी असम्बली में पेश नहीं हो सकी हैं, क्योंकि आज कौमी असम्बली का इजलास कोरम पूरा ना होने के बायस जुम्मे की सुबह 10:30 बजे तक मुलतवी कर दिया गया। इस पूरे सूरत पर बात करेंगे। JUI के रुकन कौमी असम्बली नूर आलम खान साहब खुद हमारे साथ मौजूद हैं। नूर आलम खान साहब, बहुत शुक्रिया, क्योंकि क़यास राइयाँ बहुत चल रही हैं, फिर आपके हवाले से बात आई तो फिर क़यास राइयाँ चली, मगर आपकी तरामीम में ऐसी कोई बात तो नहीं है, मगर ये पार्टी की तरफ से है, पार्टी की क़यादत को एतमाद में लेकर आप ये कर रहे हैं, और क्या आइंदा कोई ऐसी तरमीम तो आपको लाने का इरादा नहीं है जो सवालात उठ रहे हैं?
बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बहुत शुक्रिया खानज़ादा भाई। बात ये है कि इस तरावीम ये मैंने 2018 में भी जमा की थी। ये प्राइवेट मेंबर डे पे हम जमा करते हैं, ट्यूसडे को ये आती हैं, मंगल के दिन। ये हर एक मेंबर को, हर एक उसको ये हासिल है कि वो अगर कोई बिल कोई उसमें लगता है कि कॉन्स्टिट्यूशन में या किसी चीज़ में कमी आई है और उसमें वो ठीक करनी चाहिए, तो वो उस लिहाज से ये किसी भी जज के ख़िलाफ़ हम नहीं है, किसी इदारे के ख़िलाफ़ नहीं है। हम खाली वो चीज़ चाहते हैं, मेरा जो बिल है मैंने इस लिहाज से वो किया कि अगर आप सुप्रीम कोर्ट में लेट से 184(3) यानी सुओ मोटो का है, तो आप अगर एक चीज़ उठा लेते हैं तो आपको पता है कि आपने उस बंदे या जो भी कंपनी है उससे आपने जो एग्जिबिट करने का अगर कोई कागज़ या कोई सबूत देने का वो हक आपने छीन लिया होता है। आप क्योंकि वो सेशन कोर्ट या सिविल कोर्ट से शुरू होता है, फिर सेशन कोर्ट, हाई कोर्ट, इसकी आपने हर चीज़ ख़त्म करके आपने डायरेक्ट सुप्रीम कोर्ट वो कर लेती है। तो इस लिहाज से अगर आपने कोई चीज़ ऐसे भी करनी हुई है तो वो 3 जजेस वो फैसला ना करे, वो 9 जजेस जो हैं वो उस सुओ मोटो पे अगर कोई चीज़ लेनी हो तो सुप्रीम कोर्ट के 9 ऑनरेबल जजेस वो डिसीजन ले और उस पे वो करे। तो उसके साथ ही वो जो रिव्यू का है 1 महीने में अगर कोई ऐसे फैसला होता है उसी कुछ वो तो उसमें आपको जो राइट ऑफ अपील की आप बात करें वो प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर एक्ट में दिया गया है, राइट ऑफ अपील दिया गया है। आप ये जो आपने किया इस हवाले से सर उसमें और अब आप ये कह रहे हैं कि ज़रा आप कह रहे हैं कि पहले भी किया गया, आइंदा भी आपका कोई ऐसी तरमीम का इरादा नहीं है लाने का जो जजिस की मुद्दत मुलाजमत या ऐसा हो, क्योंकि आपकी पार्टी से जैसी मुलाकात फिर ये खबर आई कि आप कोई तरमीम ला रहे हैं, तो फिर क्या ऐसा रही शुरू होगी जो बार बार शुरू हो जाती हैं? नहीं सर, कोई मुलाजमत और उसके साथ हमारा काम नहीं है। हमने खाली वो करना है जो पाकिस्तान के लिए बेहतरी है, जो पाकिस्तान की आवाम के लिए सोचना है। तो उस लिहाज से अगर ड्यूल नेशनलिटी का मैंने बिल जमा किया, दूसरा वाला बिल देखें, मुझे बता दें कि ड्यूल नेशनलिटी आर्टिकल 260 आप पढ़ लें, उसमें देखें MNA, प्रेसिडेंट, प्राइम मिनिस्टर, चीफ मिनिस्टर, चेयरमैन सेनेट, डिप्टी चेयरमैन, डिप्टी स्पीकर, स्पीकर नेशनल असेंबली या MP MNA, ये सर्विस स्ट्रक्चर में नहीं आते। यानी इनके हाथ का, इनका कोई भी कलम या उसके साथ ना तो किसी को फांसी दे सकते हैं, ना कोई फैसला ले कर सकते हैं, एग्जीक्यूटिव पावर्स भी इनके साथ नहीं है। ये खाली एक लेजिस्लेशन, अगर वो ड्यूल नेशनल नहीं हो सकते, मुझे बताएं, चाहे वो सुप्रीम कोर्ट में हो, हाई कोर्ट में हो, चाहे वो ब्यूरोक्रेसी में हो, चाहे वो अफवाज पाकिस्तान में हो, क्या चाहे वो जनरल हो, वो क्या ड्यूल नेशनल होना चाहिए? नहीं, वो नहीं होना चाहिए। इसीलिए जैसे MNA MPA नहीं होना चाहिए, हम चाहते हैं, क्योंकि फिर आप जब पाकिस्तान में तो आप पैदाइशी पाकिस्तानी होते हैं, लेकिन आप जब दूसरे मुल्क की, चाहे वो अमेरिका है, कनाडा है, UK है, किसी दूसरे मुल्क की आप जब शहरियत लेते हैं तो आप उसके हल्फ में आप वो करते हैं कि मैंने इसके, अगर मुझे वो मुल्क आपसे बाकायदा हल्फ लेता है कि अगर ज़रूरत पड़ी तो आपने बंदूक भी उठानी है और उसके लिए, और जिस मुल्क में पैदा हुआ उसके खिलाफ भी आप उठा लोगे। तो फिर मुझे बताएं कि आप फिर फैसले कैसे उस पर वो कर सकते हैं। इसलिए मैंने ये बिल वो किया है कि ड्यूल नेशनल्स जो हैं वो ब्यूरोक्रेसी में भी ना हो और ना जजेस में हो और ना वो जनरल्स में हो, जैसे कि MNAs और MPAs नहीं। आपको याद होगा बहुत शुक्रिया खान साहब हमारे साथ मौजूद थे। प्रोग्राम में ब्रेक शामिल करते हैं और आम खबर उसकी तफसीलात आपके सामने रखेंगे। आज रावलपिंडी और इस्लामाबाद में लापता अफराद से मुतालिक अहम केसेस की समाअत हुई है। लाहौर हाई कोर्ट के रावलपिंडी बेंच में साबिक डिप्टी सुप्रिंटेंडेंट अडियाला जेल मोहम्मद अकरम की बाजियाबी से मुतालिक केस की समाअत हुई, जबकि इस्लामाबाद हाई कोर्ट में PTI रहनुमा अजहर मशवानी के 2 भाइयों की गुमशुदगी से मुतालिक केस की भी समाअत हुई, जिसमें PTI के रहनुमा बाबर रवान ने मुतादिद कारकुनों की बाजियाबी की तस्दीक की है। लाहौर हाई कोर्ट के रावलपिंडी बेंच में जस्टिस मिर्जा वकास रऊफ ने अडियाला जेल के साबिक डिप्टी सुप्रिंटेंडेंट मोहम्मद अकरम की गुमशुदगी से मुतालिक दरख्वास्त की समाअत की। समाअत में लापता मोहम्मद अकरम की अहलिया अपने बेटे और वकील के साथ अदालत में पेश हुई। समाअत के आगाज़ में वकील ईमान मज़ारी ने अदालत को बताया कि मोहम्मद अकरम 14 अगस्त से लापता हैं। पुलिस और कोई इदारा मालूमात फराहम नहीं कर रहा है। हमें शक है कि मोहम्मद अकरम इंटेलिजेंस एजेंसीज़ की कस्टडी में है, जिस पर अदालत ने रिमार्क दिए कि मोहम्मद अकरम कौन सी एजेंसीज़ के पास हैं, अदालत किसको डायरेक्शन दे। हम मफरूज़ों पर किसी को कोई हिदायत जारी नहीं कर सकते। आपके पास मुसद्दिका इन्फॉर्मेशन नहीं है, मुकदमा दर्ज हो चुका है, इसमें ऐसी कोई बात नहीं है।
अदालत ने मजीद कहा, आप अदालत को बताएं कि मोहम्मद अकरम किसकी कस्टडी में है। इस दौरान वजारत दिफा ने लापता मोहम्मद अकरम से मुतालिक अपनी रिपोर्ट अदालत में जमा करा दी और रिपोर्ट में वजारत दिफा ने अदालत को बताया कि मोहम्मद अकरम वजारत दिफा के मातहत किसी इदारे की तहवील में नहीं है। मोहम्मद अकरम से मुतालिक इंटेलिजेंस एजेंसी से भी मालूमात हासिल की गई। वजारत दिफा की हद तक मोहम्मद अकरम से मुतालिक दरख्वास्त निपटाई जाए। इस दौरान अदालत ने रिमार्क दिए कि ये एक संजीदा मामला है। जेल इंतजामिया को अभी तक पता नहीं है कि उनका अफसर जेल से गायब कैसे हो गया। इसका मतलब अडियाला जेल में कैदी समेत अमला भी गैर महफूज है। रिट ऑफ स्टेट कहाँ गई? हर कोई अपना फरीज़ा अदा करे तो किसी को कोई परेशानी नहीं हो सकती है। जेल हसास जगह है। जेल का अफसर गायब हो गया है। पुलिस का काम है कि इसको ढूंढे। इसके बाद अदालत ने सीपीओ रावलपिंडी को तलब करते हुए केस की समाअत 29 अगस्त तक मुलतवी कर दी। इसके अलावा आज इस्लामाबाद हाई कोर्ट में पीटीआई रहनुमा अजहर मशवानी के लापता भाइयों से मुतालिक केस की समाअत भी हुई है। केस की समाअत चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट जस्टिस आमिर फारूक ने की। समाअत के आगाज़ में अजहर मशवानी के वकील बाबर एवान ने अदालत को बताया कि इस्लामाबाद हाई कोर्ट का शुक्रिया एक मगवी घर पहुँच गया है और पीटीआई सेक्रेटेरिएट के कुछ मुलाजमीन भी घर पहुँच गए हैं। जबकि इस दौरान अटॉर्नी जनरल मंसूर उस्मान अवान अदालत में पेश हुए तो बाबर एवान ने कहा कि आज उम्मीद है अटॉर्नी जनरल कोई खुशखबरी सुनाएंगे। लापता फैजान वापस आ गया है लेकिन उसकी हालत बेहतर नहीं है, वो घर पर ही है। इस मौके पर अटॉर्नी जनरल ने अदालत को बताया कि पहले केस दूसरे बेंच में था, हमने यकीन दहानी कराई थी, हम पूरी कोशिश कर रहे हैं, हम तमाम तर वसाइल इस्तेमाल कर रहे हैं। एक लापता कारकुन वापस आ गया है, थोड़ा वक्त मिले तो बाकी भी हो जाएगा। इस दौरान अटॉर्नी जनरल ने अदालत से इस्तदा की कि मुझे 2 से 3 दिन मजीद दे दें, बेहतर खबर आएगी, कुछ और वक्त चाहिए होगा। हुकूमत अपना काम कर रही है, उम्मीद है कि मस्बत खबर आएगी। जिस पर बाबर एवान ने कहा कि अटॉर्नी जनरल ने सुप्रीम कोर्ट में एक रिपोर्ट जमा कराई थी, जैसे वो आज कह रहे हैं ऐसा वो पहले भी कह चुके हैं। अटॉर्नी जनरल ने जवाब में कहा कि वज़ीर आज़म के इल्म में भी मामला लाया गया है। इसके बाद एक लापता कारकुन वापस आया। मैं इसीलिए कोई जोर नहीं दे रहा, ना हम कोई जजमेंट ले रहे हैं। चीफ जस्टिस आमिर फारूक ने रिमार्क देते हुए कहा कि अटॉर्नी जनरल की मजीद वक्त मांगने की सदा मंजूर की जाती है। जो कारकुन वापस आ गया है उसकी दरख्वास्त निपटा देते हैं। इसके बाद अदालत ने समाअत जुमे तक के लिए मुलतवी कर दी। वाज़ेह रहे कि गुज़िश्ता माह जुलाई में पीटीआई ने अपने सोशल मीडिया कारकुन के लापता होने का दावा किया था और इस हवाले से उन्होंने अदालत से रुजू भी किया था। इन कारकुनों में फैज़ान, मीडिया कोऑर्डिनेटर मलिक रिजवान और उनके भाई समेत पार्टी के दीगर कारकुनान शामिल थे। जबकि इससे पहले जून में पीटीआई के रहनुमा अजहर मशवानी ने अपने 2 भाइयों के लापता होने के हवाले से अदालत में दरख्वास्त दी थी। आज पीटीआई रहनुमा बाबर एवान ने अदालत के सामने पार्टी कारकुन फैज़ान समेत पार्टी सेक्रेटेरिएट के मुतादिद मुलाजमीन की बाजियाबी की तस्दीक कर दी है। जबकि 3 दिन पहले पीटीआई के मीडिया कोऑर्डिनेटर मलिक रिजवान और उनके भाई भी बाजियाब हो गए थे। जबकि आज इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने अजहर मशवानी के भाइयों की बाजियाबी से मुतालिक अटॉर्नी जनरल को मजीद मोहलत दे दी है। इसी तरह 15 अगस्त को यूट्यूबर और कॉमेडियन ओन अली खोसा लाहौर से लापता हो गए थे और उनकी बाजियाबी के लिए उनके अहले खाना ने लाहौर हाई कोर्ट में दरख्वास्त दी थी। ताहम वो 19 अगस्त को अपने घर वापस आ गए। बाजियाबी के बाद ओन अली खोसा ने सोशल मीडिया पर अपनी पहली वीडियो जारी की। इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।